तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पत्र के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से आपने शायद सुनी हो, क्योंकि जब ये घटना घटी और ये चर्चा पूरे देश में थी और पूरे जो प्रदेश है उसमें थी। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जहाँ से ये गूंज उठी, वहाँ लोगों के जो सोचने का नजरिया था, जो सोचने का तरीका था, लोगों ने बहुत गहन विचार किया इस घटना पर। आखिर ऐसी कौन सी घटना थी, क्यों लोगों के अंदर ये घटना जगह बना गई। लोगों को बहुत दिन तक याद रहा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं लोगों के साथ। राजेश कुमार नाम का एक लड़का है और उसको आखिरी 35 साल की उम्र है और आखिरी कम से कम 2.5 साल जेल काटने के बाद में, घटना तो पुरानी है, उस समय जब इसे जेल में डाला गया और जेल में डालने के बाद में 2.5 साल तक कोर्ट में केस चला और चलने के बाद में ये हुआ कि फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। जुलाई के महीने में 30 जुलाई को फांसी की सज़ा, और उसी के दरमियान 26 जुलाई के आसपास जेलर ने राजेश से कहा कि आपको अगर फांसी की सज़ा से पहले आपकी एक आखिरी इच्छा पूरी की जाए तो आप कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा कानून है, जो तरीका है, जो नियम है, उस हिसाब से हम आपकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जब इस बात को राजेश ने सुना तो कहा कि मेरी अगर आखिरी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं तो मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मुझे एक रात अपनी पत्नी के साथ सोना है, एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर के जेलर हैरान था कि आखिर इन सब प्रकार की जो आपको लेकर के जो सोच है, जो इस प्रकार से इच्छा पूरी करने की जो शर्त है, बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। तो राजेश ने कहा कि मैं खुद जानता हूं कि आप लोग मेरी इस इच्छा को नहीं पूरी कर सकेंगे, लेकिन मेरी कोई दूसरी इच्छा है भी नहीं। अब जब इस बात को जेलर ने सोचा कि यार अगर मैं इसकी आखिरी इच्छा नहीं पूरी कर सका तो भी अच्छी बात नहीं है, तो उसने कहा कि हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। और जेलर ने तमाम प्रयास किए, लेकिन बहुत मुश्किल से इस बात की परमिशन मिल पाई कि हाँ, इसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। अब आखिरी इच्छा जब पूरी की गई तो यह था कि जेलर ने कहा कि तरीका हमारा होगा, आपको आखिरी इच्छा पूरी करने में तरीका हमारा होगा, हमारे तरीके से आपको मिलने दिया जाएगा और अपनी पत्नी के साथ आपको रात गुजारने का मौका दिया जाएगा। राजेश ने कहा वो कुछ भी हो, आप अपनी शर्तों पर मुझे एक रात अपने पत्नी के साथ गुजारना है और आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हमें स्वीकार है। तो जेलर ने कहा कि मैं एक कमरा आपको दूंगा जो जेल से कुछ ही दूरी पर होगा और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। अब सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे तो ये था कि आराम से सब लोग देख पाएंगे कि आखिर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई पति है अपनी पत्नी को गुस्से में मार दे या पत्नी पति को मार दे, ऐसी कोई घटना ना होने पाए, इसलिए वहां पर सारी व्यवस्था की गई। और व्यवस्था में यह था कि सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और कमरे से कुछ ही दूर पर रखा गया और उस कमरे के आसपास में सिक्योरिटी जो पुलिस थी वो लगाई गई। लेकिन जब वहां पर लगाया गया था तो ये बात जो राजेश कुमार है उसे नहीं मालूम था कि वहां पर वॉइस रिकॉर्डर भी लगा दिए गए हैं। जब वो सब मंजर देख रहे थे, तो जब रिकॉर्डिंग देख रहे थे, उस कैमरा को चला रहे थे, सीसीटीवी में देख रहे थे सब कुछ, तो सीसीटीवी में देखते हैं कि राजेश कुमार अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद में काफी गहरी नजरों से देखता रहता है और देखने के बाद में पत्नी ने भी देखा और एक दूसरे को गले लगाया और आपस में बहुत रोए, क्योंकि ये अंतिम समय था मुलाकात का। इसके बाद में 3 दिन के बाद में जो राजेश कुमार है उसे फांसी की सजा होनी थी। बहुत रोए और रोने के बाद में उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपसे जब से जेल गए तब से जो मुलाकातें हुई वो एक दूसरे की निगरानी में हुई, लेकिन मैं आज आपसे, अगर आपने टाइम लिया है, आपसे वाकई में बात मिलना चाहते हैं और हम दोनों लोग अकेले हैं, तो हम एक बात पूछना चाहेंगे कि जिस कत्ल के जुर्म में तुम
सजा काट रहे हो और फांसी की सजा तक जा रहे हो, उस घटना को तुमने अंजाम दिया है या नहीं दिया है? तुम इस कत्ल को किए हो कि नहीं किए हो? तब वो अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है और कहता है, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, बात कसम की नहीं है, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा क्योंकि मैं इस समय सच बोल दूं या झूठ बोल दूं, दोनों बातों में हमारा और आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी फांसी की सज़ा चढ़ने जा रहा हूं। अगर झूठ बोलूंगा तब भी चढ़ूंगा और सच बोलूंगा तब भी फंसूंगा, क्योंकि मेरी बातों का जब कानून ने किसी प्रकार से यकीन नहीं किया, तो आज सच बता देने से तुमसे मेरा कौन सा, या झूठ बोल देने से मैं कौन सा बच जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि इस कत्ल को हमने नहीं किया है। तो फिर कहा कि उस घटना को बताइए जैसे हुई थी। अब वो जो राजेश कुमार है अपनी पत्नी को उस घटना के बारे में बताता है। दोस्तों, जो राजेश कुमार है वो अलीगढ़ का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का, और अलीगढ़ से पढ़ लिख करके ये नोएडा में जा करके नौकरी करता है। नौकरी करने के दौरान एक कंपनी में अच्छी जॉब मिली थी, अच्छी तरह से नौकरी चल रही थी। वहीं एक लड़की थी जिसका नाम प्रतिभा था। प्रतिभा का और राजेश कुमार का कुछ है, एक सच्ची गहरी दोस्ती ज्यादा हो गई, लंबी गहरी दोस्ती हो गई। और जो प्रतिभा है और राजेश कुमार है, इन सबकी दोस्ती ऐसी थी कि प्योर दोस्ती थी और कोई खोट नहीं थी। खाना साथ में खाना था, एक दूसरे के घर तक आने जाने का भी रास्ता खुल गया था, क्योंकि जो प्रतिभा है उसकी माँ भी अच्छे स्वभाव की थी और राजेश भी अच्छे स्वभाव का था। इसलिए प्रतिभा के घर जब मुलाकात हुई, गया तो दोस्ती में, तो उसकी माँ ने भी बहुत इज्जत की और दोनों लोग बहुत अच्छी तरह से रहे। राजेश को शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे। राजेश की पत्नी घर पर थी, इसलिए वो किसी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं देना चाहता था। और जो प्रतिभा थी वो अभी शादीशुदा नहीं थी, तो राजेश कुमार ने किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई ऐसी अश्लील सोच ही नहीं रखी कि जिसकी वजह से उसका घर उजड़े, उसका परिवार बिखरे। लेकिन इन सारी चीज़ों का जब इनके बीच में दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, गहरी ज़्यादा थी, तो इन्हीं के गांव का रहने वाला जो राजेश कुमार है, उसी के गांव का रहने वाला एक विनय कुमार लड़का है। और विनय कुमार राजेश कुमार की भी अच्छी दोस्ती है और गांव का ही है। राजेश कुमार की दोस्ती को देख करके, प्रतिभा की और राजेश कुमार की दोस्ती को देख करके, जो विनय है वो बहुत ही तंज कसता रहता है, कभी कुछ बोल देता है और कभी कुछ बोल देता है। इस बात को लेकर राजेश ने कई बार कहा कि आप मेरे रिश्ते को गलत अंदाजे से मत आंको। लेकिन धीरे धीरे इसका दिमाग खराब होता गया और विनय ने एक बार कह भी दिया कि मैं चाहता हूं कि मुझे एक रात के लिए इसके लिए समय दे दो, मुझे एक रात के लिए मुझे दे दो प्रतिभा को, तुम्हारे पास तो बीबी है, तुम्हें क्या जरूरत है। राजेश कुमार ने कहा कि तुम बहुत गलत बोल रहे हो। राजेश कुमार ने उस समय से काफी डांटा और इस बात को राजेश कुमार ने प्रतिभा से भी शेयर कर दिया। तो प्रतिभा और राजेश कुमार दोनों लोगों ने विनय को काफी डांटा और डांटने के बाद में कहा कि अगर दोस्ती रखनी है तो अच्छी रखो, हमें ऐसी अश्लील हरकतें पसंद नहीं आती हैं। राजेश कुमार ने उसे डांटा, फटकारा, जो भी था कि उस समय विनय की जो दोस्त थी प्रतिभा, उसने भी काफ़ी डांट लगाई और डांट लगाने के बाद में इन सब लोगों ने मैटर ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। कंपनी में काम के दौरान बाद में मुलाकात होती रही, छोटी छोटी मुलाकातें, और बात चलती रही, लेकिन राजेश की और विनय की दोस्ती फंस गई। लेकिन कुछ समय के बाद में 6 महीने गुजरे और गुजरने के बाद में दोनों लोग फिर धीरे धीरे आपस में थोड़ी थोड़ी बातें और थोड़ा थोड़ा दोस्ती हो गई विनय और राजेश की दोनों की। लेकिन दोस्ती के बीच में अब वो मिठास नहीं थी, वो प्यार नहीं था, आपस में कोई रिश्ता ऐसा था नहीं कि जो अच्छी तरह से चलाया जाए। लेकिन एक बार जब प्रतिभा राजेश से कहती है कि मैं तुमसे संडे को मिलने आऊंगी और तुम्हारे कमरे पर आऊंगी और देखूंगी कि तुम्हारा कमरा कहाँ है, कैसे रहते हो, क्या व्यवस्था है, तो राजेश ने कहा कि बिल्कुल आ जाना। तो राजेश ने उसे इनवाइट कर दिया कि आना तो फिर हम खाने की व्यवस्था करेंगे, खाना खा के तब आइएगा।
राजेश कुमार अपने कमरे पर है और जो प्रतिभा है वो कम से कम दिन के 12 बजे, संडे का दिन था और दिन के 12 बजे उसी नोएडा में वो लड़की प्रतिभा आती है। और जब 12 बजे आती है तो राजेश के भी मन में आया कि अब जब आ ही गई है तो कुछ न कुछ हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो तुरंत ही राजेश कुमार घर से बाहर निकला, अपनी बाइक स्टार्ट की, फोन लिया और जाने के बाद में वो वहाँ से कुछ समोसे और चाय की व्यवस्था करने चला गया। समोसा और चाय लाने में महज उसका फ़ोन से पैसा ऑनलाइन करना था और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो किसी दूसरी जगह पर फ़ोन लगाया और लगाने के बाद में पैसे ऑनलाइन किए, पेमेंट किया और वापस आया। इस समय लगभग 45 मिनट का समय गुजर चुका था जब राजेश वापस आता है। लेकिन जब राजेश 45 मिनट के बाद वापस आया तो देखा कि कमरे के अंदर जो प्रतिभा है वो बेड के नीचे पड़ी हुई है, आंखें खुला हैं, और उसने हर जगह छूने की कोशिश की, हर तरह से उसे जगाने की कोशिश की, हाथ मले, पैर मिले, आंखें चेक किया, मुंह पे गालों पर हल्की चोट दे करके उसे जगाने की कोशिश की। कि राजेश को लग रहा था कि शायद बेहोश हो गई है या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही है, शायद तमाम प्रकार की बीमारियां भी ऐसी हैं। लेकिन जब वो थक हार जाता है तो आसपास के लोगों को ये खबर मिल गई, क्योंकि बहुत चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लोग आए और लोगों को जब देखा राजेश तो बहुत ही नर्वस हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो अब ये था कि हुआ कुछ नहीं, वो तो इस समय था भी नहीं, उसने कहा। लेकिन अब किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि राजेश कुमार ने शायद नहीं मारा है। सभी लोगों का कहना था कि राजेश नहीं मारा होगा, और तो कोई यहाँ पर है भी नहीं, और मिलने इसी से आई थी। तो खैर धीरे धीरे तब तक किसी ने फ़ोन किया और पुलिस आ गई। पुलिस आई, डेड बॉडी को रिकवर किया, क्योंकि वो मर चुकी थी। डेड बॉडी को रिकवर किया, रिकवर करने के बाद में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि उसे गला घोंट करके हत्या की गई, और ये उसी की चुन्नी से उसका गला घोंटा गया। जबकि ये भी था कि जो फिंगरप्रिंट थे वो किसी और के आए नहीं। फिंगरप्रिंट इस समय नोटिस करना इस बात को, फिंगरप्रिंट इस समय एक दूसरे व्यक्ति के मिले थे, लेकिन कौन सा वो व्यक्ति है इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो मैच कराए किससे जाए, लेकिन जो राजेश कुमार है इसके तो फिंगरप्रिंट मिल गए। अब राजेश के फिंगरप्रिंट मिले तो ये था कि अब हर जगह से, हर एंगल से राजेश कुमार फंसता नजर आया, और राजेश कुमार को सजा हो गई। 2.5 साल जेल काटा, और जेल काटने के बाद में वो रोते रोते अपनी पत्नी को यह घटना बता रहा है। और वो समय आ गया 30 जुलाई 2012 का, जब फांसी का ऑर्डर हो गया। इस घटना के बारे में जब वो बता रहा था तो अपनी पत्नी से एक बात और कहा कि मुझे मेरी फांसी की सजा इतनी तकलीफ नहीं दे रही है जितनी कि वो निर्दोष लड़की मेरे कमरे पर आई और उसकी जान चली गई। मैं उस दिन से मैं उसके लिए ही रोता हूँ, रोज रोता हूँ कि क्यों मेरे पास वो आई और क्यों उसकी जान चली गई। आखिर कौन है इन सब के पीछे? मुझे लगता है कि शायद विनय ही है जो उसे मारने की कोशिश में लगा हुआ था और उसने उसे मार दिया। इस घटना को उसने पहले कई बार पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी रखी कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, छानबीन है, वो अच्छी तरह से कराई जाए, लेकिन किसी ने नहीं करवाई। लेकिन जब ये सारी बातें आपस में चल रही थी तो जेलर अपने सिस्टम में कंप्यूटर पर सीसीटीवी फुटेज जो वीडियो था वो बिल्कुल ऑनलाइन देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे कि क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है कि राजेश कुमार निर्दोष है और वो जेल जा रहा है और फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन जो दोषी है वो बाहर है, फरार है। सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था, जितने वहां पर पुलिसकर्मी, जितने भी सुनने वाले लोग, देखने वाले लोग थे वीडियो को, सभी लोगों का पूरी तरह से भरोसा हो चुका था कि ये मर्डर, ये कत्ल राजेश कुमार ने नहीं किया है, ये कत्ल शायद विनय ने किया है। तो विनय को अब ये था कि किस आधार पर पकड़ा जाए। तो वहाँ के जो आसपास के उस समय की सीसीटीवी फुटेज थी उन्हें खंगाला गया, उन्हें देखा गया। तो उसमें विनय उस तारीख में, उस समय, उस डेट में विनय ये तो नहीं दिखा कि, क्योंकि कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पाया, सीसीटीवी फुटेज वहां तक नहीं पहुंच पाई कि उसको रिकवर किया जाए, लेकिन एक जगह दिखी जहां से वो अपने घर की तरफ से
बहुत स्पीड में और हाव भाव हड़बड़ी में जा रहा था। ये बात सिर्फ इतनी लगी थी उस समय, उस टीवी जो सीसीटीवी फुटेज है उसे फिर से देखा गया, दोबारा उसे रिप्ले किया गया और उसके बाद में पता लगा कि वो बहुत हड़बड़ी में जा रहा है। तो उसे फिर इनके कहने पर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसे फिंगरप्रिंट मैच कराए गए, जो उस समय फिंगरप्रिंट थे और मैच नहीं हो रहे थे। फिंगरप्रिंट मैच कराए गए, दूसरा आदमी विनय ही था, मैच हो गए। जब बहुत ज़्यादा पुलिस ने उस पर दबाव डाला तो उसने अपने मुंह खोला और अपनी घटना बताई, कहानी बताई कि मैं इनसे बहुत जलता था, इनसे मैंने कई बार कहा भी, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी मेरी, आखिर इनकी वजह से उसकी जान चली गई। पुलिस पूरी तरह से उसे अंडरग्राउंड करती है, अपने जेल में डालती है। जो जेलर है उसे विनय, जो राजेश कुमार है उसकी जगह पर विनय कुमार को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद में आने वाले समय में जब फांसी का ऑर्डर था तो उस फांसी के ऑर्डर पर विनय कुमार को चढ़ाया गया। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि जो दोष था वो तो भरना पड़ेगा, क्योंकि निर्दोष आदमी जेल के अंदर 2.5 साल काटा और उसके बाद में फांसी की सजा चढ़ने जा रहा था, लेकिन जो दोषी था वो बाहर फरार घूम रहा था। इसलिए वो उसने समय से, अगर उसने ऐसी शर्त ना रखी होती, अपनी पत्नी को ये घटना न बता रहा होता, तो शायद उसका कोई भरोसा नहीं करता कि वो कत्ल उसने नहीं किया है और विनय को फांसी की सजा हो जाती है और राजेश कुमार जिस प्रकार से निर्दोष था उस प्रकार से बच जाता है और अपने 2 बच्चों के साथ में अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। अब सब कुछ उनकी ज़िंदगी में ठीक है और जो दोषी था उसे सज़ा मिल चुकी थी। इस घटना और कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की जो समझ में आया हो अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड में सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।